साइंटिस्ट क्रिएटर कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अपना जो थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे थे घर की सफाई, तो उसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने आधा चैप्टर कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, तो आधा जो बचा हुआ पोर्शन है, कॉन्सेप्ट है, वो आज हम लोग ये इस क्लास में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो आज हम लोग करेंगे विभिन्न घरेलू वस्तुओं की सफाई किस प्रकार से करी जाएगी और कौन सी वस्तुओं की सफाई किस धातु से या किस पदार्थ को प्रयोग करके की जाएगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और सफाई के आधुनिक यंत्र कौन कौन से हैं ये भी आज हम लोग देखेंगे, बिल्कुल इमेज के माध्यम से। तो क्लास आप लोगों की इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपकी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिस हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं विभिन्न घरेलू वस्तुओं की सफाई। पहला है लकड़ी से बनी धातुओं की सफाई। तो जो लकड़ी से बनी धातुएं होती हैं उनकी सफाई किससे की जाएगी। तो लकड़ी की धातुओं को गर्म पानी में भिगोए हुए कपड़े में साबुन लगाकर हल्के हाथों से पोंछना चाहिए। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके कि जो लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं होती हैं उनकी सफाई किस प्रकार से की जाएगी। तो गर्म पानी से करी जाएगी, वो भी गीले कपड़े को भिगोकर हल्के हाथों से पोंछा जाएगा साबुन लगाकर। और दूसरा है धातु से बनी वस्तुओं की सफाई। तो जो धातु की बनी वस्तुएं होंगी उनकी सफाई किस प्रकार से करी जाएगी। तो धातु से बनी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं पहले ये जान लेते हैं। पीतल हो गया आपका, तांबा हो गया और स्टील हो गया। ये तीनों चीज़ें किससे बनी होती है। तो ये धातु से बनी वस्तुएं हैं और इनसे जो बने बर्तन हैं वो धातु से बने बर्तन कहलाते हैं। पीतल की सफाई किससे की जाती है। तो पीतल की सफाई किससे की जाती है, ब्रासों से की जाती है। तांबे के जो बर्तन होते हैं उनकी सफाई किससे की जाएगी, चूने की सफेदी के द्वारा। और जो स्टील की वस्तुएं होती हैं उनकी सफाई विम के द्वारा की जाती है। तो ये तीन प्रकार के धातु हो गए और तीनों की सफाई अलग अलग प्रकार से की जाती है। पीतल की ब्रासों से की जाएगी, तांबे की किससे की जाएगी, चूने की सफेदी से, और स्टील की किससे की जाएगी, विम के द्वारा की जाएगी। अब देखते हैं शीशे की बनी वस्तुओं की सफाई किस प्रकार से करेंगे। तो जो शीशे की बनी वस्तुएं होती हैं उनको अखबार के कागज़ से पैराफिन लगाकर रगड़ना चाहिए। मतलब पैराफिन लगाकर उनको अखबार के साथ जो है कागज़ को लगा के शीशे की वस्तुएं जो होती है इसको साफ़ करना चाहिए। बोतलों, थर्मस आदि को गर्म पानी से साफ़ करना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आया था कि बोतल और थर्मस को किससे साफ़ करना चाहिए। जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि बोतल और थर्मस किससे साफ़ किए जाते हैं। तो गर्म पानी से साफ़ किए जाने चाहिए। किससे, गर्म पानी से साफ़ किए जाने चाहिए। अगला है चीनी मिट्टी व इनेमल की धातुओं की सफाई किससे की जाएगी। जो चीनी मिट्टी की बनी वस्तुएं होती हैं और जो इनेमल की बनी वस्तुएं होती हैं, इनेमल का मतलब होता है चीनी की मिट्टी के ऊपर जो चिकनापन होता है, तो उससे जो बनी वस्तुएं होती हैं उनकी सफाई किससे की जाएगी। तो इनकी चमक बनाए रखने के लिए साबुन पानी के घोल से इनकी सफाई करनी चाहिए। सामान्यतः किससे की जाएगी, जो साबुन पानी का घोल होता है उससे की जानी चाहिए। अब जानते हैं संगमरमर की बनी वस्तुओं की सफाई किससे की जाएगी। तो वॉश बेसिन, सिल, मेजे आदि को गीले कपड़े में साबुन लगाकर पोंछना चाहिए। जो संगमरमर की वस्तुएं होती हैं उनको वॉश बेसिन, सिल, मेज आदि को गीले कपड़े में साबुन लगाकर पोंछना चाहिए। फिर पानी से धोकर पोंछ देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, जो वस्तुएं हैं उनको पहले साबुन लगा के पोंछेंगे, उसके बाद फिर उनको साफ पानी से पोंछ देंगे तो वो वस्तुएं बिल्कुल स्वच्छ और साफ हो जाएंगी। अब देखते हैं प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं उनकी सफाई किस प्रकार की जाएगी। तो जो प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं होती हैं उनको गीले कपड़े में साबुन लगाकर सामान्यतः पोंछ देंगे नॉर्मल तरीके से, तो वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो जाती। अब जानते हैं घरेलू कूड़े को नष्ट करने के उपाय। तो घरेलू कूड़े को नष्ट करने के उपाय कौन कौन से हैं, तीन मेनते हैं जो मेनली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो तीन हैं। एक होता है जलाकर, कूड़े को जलाकर, मतलब जो भी अपशिष्ट जो घर का वेस्टेज निकला है, कूड़ा, ऐसी वस्तुएं जो उपयोग हेतु नहीं है, उपयोगहीन हो गई हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं, जो यूजलेस बेकार हो गई, किसी कार्य की नहीं है, तो उन वस्तुओं को क्या किया जाना चाहिए, जला देना चाहिए। पहला है जलाकर। घरेलू कूड़े करकट को नष्ट करने का उपाय क्या है, जलाकर। लेकिन जलाना घरेलू कूड़े करकट को नष्ट करने का उपाय है और इसका एक हानिकारक प्रभाव भी हमारे वातावरण पर पड़ता है। और इस जलाने की विधि से क्या होता है, पर्यावरण में वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो अगर पूछा जाता है कि जलाने की क्रिया के द्वारा कौन सा प्रदूषण बढ़ता है, तो कूड़े करकट को नष्ट करने में जो जलाने की प्रक्रिया होती है उससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। अगला है कूड़े से गड्ढे को पाटना। तो जो भी कूड़ा है, दूसरी विधि क्या है, कूड़े से गड्ढे को पाटना। जो भी कूड़ा करकट है, जो सड़ने योग्य कूड़ा करकट है, उसको उसको क्या करना चाहिए, ऐसे स्थान या गड्ढों पे डाल देना चाहिए जहाँ वो गड्ढों में उस कूड़े को डाल के गड्ढों को पाट देना चाहिए, जिससे वो क्या बन जाता है, सड़ने योग्य जो भी चीज़ें होती है वो खाद बन जाती है और हमारे काम में आती है। तो ऐसी
सड़ने गलने वाली वस्तुएं जो आसानी से सड़ गल जाएंगी और खाद का रूप ले लेंगी, तो उन वस्तुओं से जो गड्ढे होते हैं उनमें उनको डालना चाहिए और गड्ढों को पाट देना चाहिए, जिससे वो कृषि में कार्य में इस्तेमाल की जाती है और हानिकारक नहीं होती बल्कि हमारे लिए फ़ायदा करती है। तो कूड़े करकट से गड्ढों को पाटना अच्छी विधि होती, इससे कोई भी पर्यावरण संबंधी नुकसान भी नहीं होता है। अगला है छटाई द्वारा कूड़े को अलग करना। छटाई के द्वारा का मतलब होता है ऐसी कूड़े की वस्तु। आपने कभी कभी देखा होगा कि कहीं कहीं कूड़े के ढेर में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, बोरी लिए उसमें कूड़े से पता नहीं क्या क्या निकाल के अपनी जो बोरी होती है उसमें डालते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, कूड़े की छटाई का कार्य करते हैं। मतलब कूड़े से ऐसी वस्तुएं निकाल लेते हैं जिनका दोबारा प्रयोग करके नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो कूड़े की छटाई के द्वारा ऐसी वस्तुओं को उसमें से निकालना, चुनना, जिनसे क्या कर सकते, जिनका हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उनको नया रूप दे करके दोबारा से मार्केट में लाया जाता है और फिर यूज़ किया जाता है। तो कूड़े की छटाई के द्वारा भी कूड़े को नष्ट करने का एक उपाय, महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे उन वस्तुओं को दोबारा प्रयोग में लाकर कर नया रूप देकर उन वस्तुओं को दोबारा लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये 3 है कूड़े को नष्ट करने के उपाय। पहला है जलाकर, दूसरा गड्ढों में पाटना, तीसरा है छटाई के द्वारा कूड़े का उपयोग। कूड़े करकट को नष्ट करने के उपाय हम लोगों ने देखे। साथ में एक आपका आता है कि सफाई के आधुनिक यंत्र कौन कौन से हैं, ये भी आता है। पूछा जाता है कि सफाई के आधुनिक यंत्र कौन कौन से हैं, ये एक आपके उसमें टॉपिक है। तो सफाई के आधुनिक यंत्र कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। सफाई के आधुनिक यंत्र के आधुनिक यंत्र, ठीक, ये वाली हेडिंग हम लोग देख लेते हैं और प्रॉपर इमेज के साथ हम लोग समझते हैं कि सफाई के आधुनिक यंत्र कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग अपना जो देखते हैं इमेज के माध्यम से बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों को इमेज अच्छे से शो हो रही होगी, दिख रही होगी। तो ये सफाई का कौन सा आधुनिक यंत्र है आप लोग बता सकते हैं। तो सफाई के आधुनिक यंत्र के अंतर्गत 3 यंत्र में जो मेनता मुख्यतः है रखे गए हैं। एक होता है वैक्यूम क्लीनर, दूसरा होता है बर्तन धोने की मशीन, तीसरा होता है कारपेट क्लीनर। मतलब 3 होते हैं, एक वैक्यूम क्लीनर हो गया, दूसरा कारपेट क्लीनर हो गया, तीसरा हो गया बर्तन धोने की मशीन। तो ये कौन सा यंत्र है, ये आपका है कारपेट क्लीनर। मतलब कारपेट क्लीनर है ये धूल के कणों को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। तो इससे जितनी भी धूल गंदगी होती है उसको साफ किया जाता है। तो ये कारपेट क्लीनर और सफाई का आधुनिक यंत्र है। इसको आप लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए कारपेट क्लीनर है, देख लीजिए। ये आपका क्या है, कारपेट क्लीनर का आकार आप देख सकते हैं कि केवल ऐसे एक लंबी सी छड़ है और नीचे कुछ लगा हुआ है। ये कारपेट क्लीनर है। साथ ही ये आपको जो दिख रहा है ये आपका सफाई का आधुनिक यंत्र वैक्यूम क्लीनर है। क्या है ये, वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर जो होता है उसमें पीछे एक बॉक्स बना होता है और एक पाइप लगी होती है। साथ ही ये ऐसे डंडे जैसी पाइप लगी हो, तो और नीचे इसमें ऐसा जो लगा होता है, जो नीचे धूल कणों को सोखने के लिए जो यंत्र लगे होते हैं, उससे धूल के कण जितने भी होते हैं उसको अपने अंदर करके ये पाइप के माध्यम से और इसके माध्यम से इस बॉक्स में जितनी भी धूल कण होती है वो इकट्ठा होती रहती हैं। तो ये कौन सा है, ये वैक्यूम क्लीनर है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी वैक्यूम क्लीनर है। तो देख लीजिए इससे कैसे गंदगी जो है, धूल कण जो भी है वो सफाई की जा रही है। और ये पीछे एक बॉक्स है पूरा बना हुआ, इसी में सारी धूल जो डस्ट है वो जमा होती रहती है और यहाँ से होते हुए अंदर आती है पाइप के माध्यम से। ये आपका जो आधुनिक सफाई का यंत्र बर्तन धोने की मशीन वो है डिश वॉशर है, ये देख लीजिए। तो इस तरीके से ये मशीन होती है और इस मशीन में सारे बर्तनों को ऐसे रख दिया जाता है, लगा दिया जाता है। जितने भी गंदे जूठे बर्तन होते हैं ऐसे लगा के फिर इस मशीन के ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और ये मशीन सब बर्तनों को धो देती है और फिर इस मशीन से सारे धुले हुए बर्तन वापस निकाल लिए जाते हैं। तो ये बर्तन धोने की आधुनिक यंत्र है, मशीन है। बर्तन धोने का आधुनिक यंत्र मशीन है, ये आपका उपकरण के अंतर्गत आएगा। इसमें देख सकते हैं कि इसमें सारे बर्तन जो है डाले जा रहे हैं धुलने के लिए और इसमें धुल चुके हैं। इन धुले हुए बर्तनों को देख ले, धुल के आ गए हैं बाहर, उनको निकालना है। तो जैसे जब डालना है तो इस मशीन को खोलेंगे और इसमें सारे जो गंदे बर्तन उसको भर देंगे। फिर इस ढक्कन को क्या किया जाएगा, जो ये ढक्कन दिख रहा है इसको बंद कर दिया जाएगा ऐसे, और सारे बर्तन जब धुल जाएंगे तो इस ढक्कन को ऐसे खोल दिया जाएगा और इन सारे धुले हुए बर्तनों को निकाल लिया जाएगा। तो ये आपके सफाई के आधुनिक यंत्र हैं।
अब देख लिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सफाई के आधुनिक यंत्र कौन कौन से होते हैं। ये बर्तन धोने की मशीन है, ये देख लीजिए। ये आपका जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो है, ये भी वैक्यूम क्लीनर है, और साथ ही ये आपका कारपेट क्लीनर है। तो इमेज के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार सफाई करते हैं, सफाई में योगदान देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मल मूत्र की सफाई और निकासी के उपाय कौन कौन से हैं। तो मल मूत्र की सफाई और निकासी के उपाय कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। पहला है शुष्क विधि। इस विधि में क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये जानते हैं। तो शौचालय में एक खोखला मंच बनाकर उसमें नीचे एक बाल्टी रख देते हैं। कौन सी विधि में, शुष्क विधि में शौचालय में एक खोखला मंच बना देंगे, उसके नीचे एक बाल्टी रख देते हैं। प्रत्येक दिन मल एकत्र हो जाने के बाद सफाई कर्मचारी बाल्टी से मल निकालकर अपनी टोकरी में डालकर गाड़ियों में ले जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हानिकारक है, क्योंकि ये विधि पूर्णतः स्वच्छ नहीं है। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, और प्रतिदिन सफाई कर्मी आएगा और आपके घर से जो मल होगा, जो एकत्र किया हुआ मल होगा, उसको प्रतिदिन अपने घर अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है। तो ये जो विधि है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं है, हानिकारक है, और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देने वाली है। तो ये विधि अच्छी नहीं मानी गई। कौन सी, मूत्र निष्कासन की जो शुष्क विधि है वो। दूसरा है जल संवहन विधि। यह सबसे अच्छी विधि है। जल संवहन विधि कौन सी होती है, सबसे अच्छी विधि है। इसको फ्लश सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि में मल को पानी द्वारा बहाकर टैंक में भेज दिया जाता है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। तो आपकी जो जल संवहन विधि होती है उसमें एक बड़ा सा टैंक बना होता है, और मल को जो फ्लश किया जाता है तो पानी के माध्यम से बहा करके उसी टैंक में गिरा दिया जाता है, और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी भी मानी जाती है। और साथ ही इसमें क्या होती है, स्वच्छता भी होती है इस विधि में। तो ये जल संवहन विधि अच्छी मानी जाती है स्वास्थ्य की दृष्टि से, मल मूत्र निष्कासन की। तीसरा है सेप्टिक टैंक विधि। तो सेप्टिक टैंक बनाने के लिए एक गहरा गड्ढा बनाया जाता है, जो ऊपर से पूर्ण रूपेण बंद होता है। मतलब ऊपर से चारों तरफ से वो बंद होता है, केवल गैसों के निकलने के लिए एक पाइप लगी होती है। तो उसमें क्या होगा, चारों तरफ से जो गड्ढे का ढक्कन होता है वो बंद होता है, एकदम सील होता है। उसमें केवल एक जो छेद होता है, होल होता है, उससे उसमें पाइप डाली जाती है, और वो पाइप ऊंचाई तक जाती है गड्ढे की गैस निकालने के लिए। और एक अन्य पाइप से अतिरिक्त पानी निकलने की व्यवस्था होती है। साथ ही एक अन्य पाइप भी लगी होती है, जिससे उस गड्ढे का जो अतिरिक्त पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो सेप्टिक टैंक वाली विधि भी अच्छी मानी जाती है। अगली है संडास विधि। यह मल विसर्जन की दूसरी घरेलू विधि है। इसमें शौचालय में एक गड्ढा खोद दिया जाता है। इस गड्ढे के ऊपर बैठने के लिए एक सीट लगाई जाती है। इस गड्ढे को साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। यह विधि उत्तम नहीं मानी जाती। तो एक आपकी शुष्क विधि है जो उत्तम नहीं मानी जाती है, दूसरी हो गई ये संडास विधि। तो संडास विधि अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें गड्ढे के भरने के बाद गड्ढे की सफाई करने की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, और गड्ढा भरने के बाद बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैलने लगती है, क्योंकि उसमें उस जो वो उसमें एकत्र हुआ जो मल मूत्र होता है उसको बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं होती है कि गड्ढे की सफाई किस प्रकार से की जाएगी। तो यह मल मूत्र विसर्जन की घरेलू विधि है। इसमें शौचालय में एक गड्ढा खोद दिया जाता है। इस गड्ढे के ऊपर बैठने के लिए एक सीट लगा दी जाती है, और इस गड्ढे को साफ करने की कोई भी व्यवस्था नहीं होती। ये उत्तम विधि नहीं मानी गई है। तो मलमूत्र निष्कासन की हम लोगों ने कितनी विधियां देखी, 4 देखी। संडास विधि अच्छी नहीं होती है, और ये आपकी पहली वाली जो शुष्क विधि है ये अच्छी नहीं मानी जाती। बाकी जल संवहन विधि, सेप्टिक टैंक विधि, ये दोनों विधियां जो है मलमूत्र निष्कासन की अच्छी विधियों के अंतर्गत आती हैं, और इन्हीं विधियों का प्रयोग करके ही सब घरों में और हर जगह जो शौचालय बने होते हैं उनका इन विधियों के माध्यम से ही वो बनाए जाते हैं। तो ये आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने पूरी थ्योरी जो है हर तरीके से कंप्लीट कर ली। कोई भी क्वेश्चन अब बनेगा तो बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही कल हम लोग इस क्लास के बिल्कुल जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो लगा लेंगे। तो अगर जो बच्चों ने पूरी क्लास देखी है तो वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कर ले जाएंगे, उनका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ऐसे ही आप लोग अपना अपना टेस्ट बनाए रखिए। और बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जिनको थ्योरी क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, वो कहीं से उनकी पढ़ाई नहीं अच्छे तरीके से हो पा रही, तो उन ऐसे बच्चों को शेयर करिए और बताइए कि यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री कराई जाती है, और कंटेंट जो भी आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। हर क्लास बिल्कुल कंटिन्यू हो रही है, चैप्टर वाइज हो रही है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। पूरा सिलेबस एग्जाम के पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम लोग इस क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इस वाले चैप्टर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।